स्टूडेंट्स का मैं आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। और आज हम लोग जो है सेल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा दिया है। अब सेकेंड चैप्टर या लेक्चर 2 जो है वो सेल है आपका। तो हम लोग बेसिकली ह्यूमन सेल्स की बात करेंगे। तो ह्यूमन सेल्स की बात करें तो ह्यूमन सेल्स क्या होता है? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ बॉडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन सेल्स बोलते हैं या ह्यूमन सेल बोलते हैं। स्ट्रक्चर मतलब जिसका कुछ स्ट्रक्चर हो, फंक्शनल मतलब कुछ फंक्शन करता हो, और दूसरी बात उसका कुछ बायोलॉजिकल रोल हो। ठीक है, बायोलॉजिकल यूनिट को ही हम लोग ह्यूमन बॉडी का सेल बोलते हैं। ये कितने होते हैं? द बॉडी इज मेड अप ऑफ अबाउट 30 to 37 ट्रिलियन सेल्स। आपकी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 30 से 37 ट्रिलियन सेल से बनी होती है, और ये सब जो है एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं। बात करें ह्यूमन सेल्स के मेन पार्ट की, तो ह्यूमन सेल्स में ये कुछ चीज़ें होती हैं। जो पहली चीज़ जो है वो है सेल मेम्ब्रेन, दूसरी है साइटोप्लाज्म, उसके बाद न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम और सेंट्रियोल्स। ये क्या है? मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन सेल्स हैं। जैसे कि मैं आपको सीधे ले चलता हूँ पिक्चर पे। ठीक है, ये पिक्चर आप देख लो पहले, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने क्या बोला? माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या बोला? न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, गोल्गी एपरेटस, साइटोप्लाज्म, और इसके जो सबसे ऊपरी लेयर होती है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो कॉमन मेन पार्ट है जो आपको यहाँ पे उसके बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है प्रोटेक्ट। ठीक है, सेल को प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपकी स्किन क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, उसी प्रकार से सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल को प्रोटेक्ट करता है। और इतना ही नहीं, कंट्रोल्स व्हाट इंटर्स एंड व्हाट एग्जिस्ट। क्या बाहर निकल सकता है और क्या अंदर आ सकता है, ये भी हमारा कौन मैनेज करता है? सेल मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सेल मेम्ब्रेन बहुत डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब आप ड्रग के बारे में पढ़ोगे ना तो सेल मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा यूज है। तो आपको बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम कहेंगे। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड होता है। ठीक है, वेयर मोस्ट सेलुलर एक्टिविटी ऑकर। बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटी आपके साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक, तीसरी बात हम करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस कंटेन करता है, जो मेन चीज कंटेन करता है वो डीएनए को कंट्रोल करता है। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। आपको क्रोमोसोम्स के बारे में बताऊंगा, डीएनए के बारे में बताऊंगा, आरएनए के बारे में बताऊंगा। ये सारी चीज़ें आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगी। तो बेसिकली आप यहाँ जितनी चीज़ें लिखी गई है उतने फंक्शंस को याद करो कि जब सेल आए तो आप कम से कम सेल की डिफिनीशन लिख दो, उसके मेन पार्ट के बारे में लिख दो, टाइप ऑफ ह्यूमन सेल्स के बारे में लिख दो, और क्या लिख दो? लास्ट आप उसका एक फिगर बना दो। ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस एनर्जी एटीपी नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। हमारी जो बॉडी होती है वो एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में यूज करती है। जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको एटीपी के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप कोई सामान खरीदने के लिए आपको रुपया चाहिए, तो बॉडी भी जितना काम करती है उस सब काम को, सारे चीज़ को करने के लिए एटीपी खर्च करती है। और वो एटीपी आपको कहाँ से मिलती है? खाने के थ्रू। ठीक है, जो आप खाते हो, ठीक है, आपके बॉडी में जो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, ठीक, उसके थ्रू जो है एटीपी बनता है। तो ये डीप में हम आपको बायोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में पढ़ाएंगे। राइबोसोम्स की बात करें, राइबोसोम्स क्या करते हैं? मेक प्रोटीन। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, साइटोप्लाज्म में फाउंड होते हैं। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स जाके स्टिक होता है तो उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स का। क्या करता है? मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है। गोल्गी एपरेटस क्या करता है? मॉडिफाई, सॉर्ट एंड पैकेजेस। ठीक है, मॉडिफाई करता है, उसको सॉर्ट करता है और पैकेजिंग का काम करता है, उसको बोलते हैं गोल्गी एपरेटस। किसका? प्रोटीन और लिपिड्स का।
लाइसोसोम क्या करते हैं, डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल एंड सेलुलर डेब्रिज, जो भी आपके, जैसे आपकी किडनी क्या करती है, फिल्टर करके यूरिन को आउट कराती है, एनस आपका स्टूल, डेक्टम के थ्रू स्टूल निकलता है। इसी प्रकार से आपके जो सेल के अंदर डेब्रिज या गंदगी या वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, जब आप सेल डिवीज़न पढ़ोगे, सेल डिवीज़न क्या होता है, एक, क्योंकि आप बच्चे से इतने बड़े हो गए तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में क्या होता है, सेल डिवाइड होते हैं, सेल डिवीज़न होता है। तो उस सेल डिवीज़न में सेंट्रियोल्स का रोल होता है। जब आपको सेल डिवीज़न पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ह्यूमन सेल्स की। देखो, जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो उस समय आपको प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग क्योंकि ह्यूमन सेल्स की बात कर रहे हैं तो हम ह्यूमन सेल के टाइप की बात करेंगे। जैसे कि मसल सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं जिनको न्यूरॉन्स आप बोलते हो, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इपिथेलियल सेल्स होते हैं और स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। स्टेम सेल से ही आपके बहुत सारे ऑर्गन्स और चीज़ें जो है बनती हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में। इपिथेलियल सेल आपके स्किन और ऑर्गन की लाइनिंग को बनाते हैं। वाइट ब्लड सेल इन्फेक्शन के अगेंस्ट आपको लड़ने में मदद करते हैं। आप एंटीबॉडी, एंटीजन का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, WBC के बारे में पढ़ोगे जब ब्लड वाला चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। रेड ब्लड सेल इम्यूनिटी का भी चैप्टर आप पढ़ोगे जब आप सोशल फार्मेसी पढ़ोगे। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, कैरी ऑक्सीजन बाई हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। RBC, ये भी आप ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ोगे। नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। जैसे आपकी वायरिंग होती है इसी प्रकार के आप शरीर में न्यूरॉन्स की भी पूरी वायरिंग है पूरे शरीर में, ठीक है। जैसे आपकी वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, इसी तरह न्यूरॉन्स की भी पूरी वायरिंग है। तो उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो एक जगह से दूसरे, यहाँ टच हुआ, यहाँ तक सिग्नल जा रहा है, तभी तो आपको पता चल रहा है। तो ये न्यूरॉन सेल के वजह से हो पाता है। मसल से, जैसे ये मैं मूवमेंट कर पा रहा हूँ, है ना, ये सारे मूवमेंट मेरे इसीलिए हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मसल सेल्स हैं हमारे पास। ये मसल्स ना रहें, सिर्फ हड्डी रहो आप, तो बहुत सारी चीज़ें आप उठाने पर, जिसकी मसल्स जितनी मजबूत होती है, ज़्यादा होती है, तो वो क्या करता है, ज़्यादा बड़ा डंबल उठा पाता है। क्यों? क्योंकि मसल सेल्स की वजह से। कॉन्ट्रैक्ट टू इनेबल मूवमेंट, ठीक है। जितनी बढ़िया मसल्स होती है, आप क्या करते हो, उतना अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हो और इनेबल कर पाते हो, किसी चीज़ को उठा पाते हो। ये संभव हो पाता है मसल सेल्स की वजह से। तो ये टाइप ऑफ सेल्स हो गए, मेन पार्ट हो गए, और ये डिफिनीशंस हो गए। अगर बच्चों सेल आएगा तो आप ये लिखना, उसके फंक्शंस लिखना और टाइप ऑफ सेल्स के बारे में आप ह्यूमन सेल्स के बारे में बता सकते हो। और साथ में अच्छे नंबर गेन करने के लिए आपको उसका पिक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। ये फिगर आप बनाना और उसमें ये चीज़ें इंडिकेट करना बहुत ज़रूरी। कम से कम जितनी मैंने नाम लिया, जैसे कि लाइसोसोम, सेंट्रियोल, गोल्गी एपरेटस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ और स्मूथ, न्यूक्लियस के बारे में, है ना, ये सारी चीज़ें, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, इन सब के बारे में कम से कम इंडिकेट करके, और ये जैसे स्ट्रक्चर इनके बने हुए हैं, ठीक है, सेम हूबहू ऐसे स्ट्रक्चर आपको बना के नोटबुक में अपने लिख भी लेना है और एग्ज़ाम में प्रेजेंट भी करना है। अब बात करते हैं कोर फंक्शन ऑफ ह्यूमन सेल्स की। अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे, उनके ऑर्गेनल्स के फंक्शन की बात की है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि टोटल जो सेल होती है, ओवरऑल जो सेल होती है, वो क्या फंक्शन करती है। तो पहली बात, सेल क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में काम करता है। क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन जो आपके शरीर में होता है वो सेलुलर लेवल पे जाके होता है। कन्वर्ट न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज इनटू ATP थ्रू सेलुलर रिस्पायरेशन। जैसे मैंने अभी बोला ना कि रिस्पायरेशन जो होता है वहीं से ATP बनती है, तो सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू जो है आपका क्या होता है, ATP बनता है। अगर आपने हाई स्कूल में लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर है हाई स्कूल का, तो उसमें ये चीज़ें बताई जाती है कि जो भी आप न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, ये सब क्या है, आपके बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हैं। ये न्यूट्रिएंट्स जब आप लेते हो तो ये क्या करते हैं, जैसे ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, और वो एक ग्लूकोज ATP में कन्वर्ट होता है, इसी के थ्रू एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी प्रोडक्शन का काम कौन करता है, कहाँ होता है, वो सेल्स में होता है, स्पेशली कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। देखो यहाँ पे ऑर्गेनल्स भी दिए हैं कि किस ऑर्गेनल्स के इन्वॉल्व होने से कौन सा फंक्शन होता है और डिस्क्रिप्शन क्या। प्रोटीन सिंथेसिस, अभी मैं राइबोसोम्स की बात किया था, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बिल्ड्स प्रोटीन फॉर स्ट्रक्चर, एंजाइम एंड हार्मोन्स, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में ये
इन्वॉल्व होता है सेल, और क्या करता है, स्ट्रक्चर, एंजाइम और हार्मोन के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन की बात करें, सेल डिवीजन जो होता है, ठीक है, सेल डिवीजन मेक अ न्यू सेल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। देखो सेल के दो काम होते हैं, एक तो कहीं कट गया, जैसे आपको यहाँ पे चोट लगे तो आप देखते होगे वो जगह फिर से वैसे ही भर जाती है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मूली उग गया या कुछ उंगली उग गई, नहीं, जहाँ पे जो जैसा स्किन रहता है सेम वैसा ही रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो मियोसिस, माइटोसिस, दो प्रोसेस मैं आपको सेल डिवीजन में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे देखो रिप्रोडक्शन का भी काम आपके सेल में होता है, सेल डिवीजन होता है, तो ये भी फंक्शन ऑफ ह्यूमन सेल है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू, देखो यहाँ पे क्या दिया, रिप्रोडक्शन जो है न्यूक्लियस और सेंट्रियोल के हेल्प से हो पाता है। तो जब आप सेल डिवीजन पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और गोल्गी एपरेटस के हेल्प से जो है न्यूट्रिएंट्स मूव करते हैं, वेस्ट मूव करते हैं, प्रोटीन विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द सेल्स। एक प्रोटीन क्या होता है, सेल के अंदर आता है और बाहर जाता है, ये सब कुछ संभव कैसे हो पाता है, इसी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल से। वेस्ट रिमूवल किसके थ्रू होता है, लाइसोसोम, वो भी ब्रेक डाउन एंड रिमूव हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, ब्रेक डाउन भी करता है और रिमूव भी करता है हार्मफुल सब्सटेंस को। तो ये सारे क्या हो गए, 5 आपके फंक्शन हो गए। पहला एनर्जी प्रोडक्शन, दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस, तीसरा रिप्रोडक्शन, चौथा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल और पांचवा है वेस्ट का रिमूवल। उसके बाद बात करें, कम्युनिकेशन का भी काम करता है, सेंड एंड रिसीव सिग्नल लाइक हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पाए जाते हैं, आपके न्यूरॉन्स में, नर्व सेल्स में आपके क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। जब नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तो न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बताऊंगा आपको। हार्मोन्स, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कम्युनिकेशन का भी कार्य करते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन और रिसेप्टर। अभी आप जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने क्या कहा कि जब दवाओं के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको रिसेप्टर, टाइप ऑफ रिसेप्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सेल मेम्ब्रेन में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे सिग्नल रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत डीप में जाके पढ़नी है। तो कम्युनिकेशन का भी काम कौन करता है, आपका ह्यूमन सेल करता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे याद रखना, और रिसेप्टर और सेल मेम्ब्रेन नाम याद रखना, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर सपोर्ट भी कौन देता है, आपका सेल देता है। मेंटेन शेप एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक। साइटोस्केलेटन एंड सेल मेम्ब्रेन। होम्योस्टेटिस मेंटेन स्टेबल इंटरनल कंडीशन लाइक पीएच, वाटर एंड आयन बैलेंस। होम्योस्टेटिस मतलब जैसी जो कंडीशन है उसको उसी में मेंटेन करना, ठीक है। जैसे आपका अगर पीएच घट बढ़ जाए, वाटर, मान लो सेल के अंदर का इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दो इन्वायरमेंट होते हैं। जैसे इस कमरे का इन्वायरमेंट अलग है, बाहर का इन्वायरमेंट अलग है, ठीक है। तो आपके सेल के अंदर का इन्वायरमेंट होता है और सेल के बाहर का भी इन्वायरमेंट होता है। इन दोनों में जो बैलेंसिंग बनाता है वो कौन बनाता है, होम्योस्टेटिस प्रोसेस के थ्रू जो है ये बैलेंस बना होता है, ठीक है। तो ये मेंटेनेंस भी कौन करता है, आपका सेल ही करता है। तो पीएच, वाटर, आयन बैलेंस, जब ये पीएच अगर आपके सेल के अंदर का घट बढ़ जाए, वाटर का कंटेंट बढ़ जाए या घट जाए, या आयन इम्बैलेंस हो जाए, तो भी आपको जो है कोई न कोई बीमारी हो सकती है या दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक। तो ये कॉमन जो है करीब करीब 8 फंक्शन जो है ह्यूमन सेल के दिए गए हैं। तो देखो क्या क्या बता दिया, एक बार रिवाइज करते हैं। ह्यूमन सेल के बारे में बता दिया, मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन सेल्स के बारे में बता दिया, जिसमें ये सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में बता दिया, उनके फंक्शन के बारे में बता दिया। टाइप ऑफ सेल्स के बारे में बता दिया, उनके फंक्शन के बारे में बता दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये पिक्चर दिखाया, और इस पिक्चर में मैंने कहा कि कम से कम जितने पार्ट को मैंने बताया उनके आपको स्ट्रक्चर और लोकेशन पता होना चाहिए कि एक सेल में वो कैसे दिखते हैं। उसके बाद आपको ह्यूमन सेल के मेन फंक्शन के बारे में बताया, तो करीब करीब आपको जो है 8 फंक्शंस के बारे में बताया। तो उस फंक्शन के बारे में, फंक्शन के हेडिंग्स याद होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन और कौन से ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं उसको मेंटेन करने में, इतनी बात आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। अब हम लोग, ये तो हो गया सेल, अब हम लोग क्या करेंगे, जितने पार्ट मैंने बताया अब उसको डिटेल में एक एक पार्ट को पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो डिटेल में हम लोग क्या करते हैं, पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले आप लोग इतना तैयार करो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल मेम्ब्रेन के बाद वाले टॉपिक्स को ऐसे टॉपिक वाइज वीडियो छोटा छोटा बनाऊंगा, जिससे आपको याद करने में और तैयार करने में आसानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।